मैं कर रहा हूँ तो अभी शांति नहीं है दोस्त, ठीक है। देखो कर लेना। नहीं नहीं, आप कर लेते हैं, कोई कोई इशू नहीं है। नमस्ते, जोहार। जैसा कि आप लोगों को जानकारी होगी कि मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी थी आज। जो विषय भी आप लोगों को पहले बता दिया होगा किस मैटर पे मुझे आप लोगों से बात करनी है। सबसे पहले ज़रूरी ये है, क्योंकि मैं भी चाह रहा हूँ कुछ लोग जुड़ जाएं, तो मैं थोड़ा अपनी बात को आगे कंटिन्यू करूँगा। कि कुछ लोगों ने शायद उसमें ये अपना इंटरेस्ट दिखाया था, टीवी या फिर एंकरिंग हो या फिर पत्रकारिता हो, इसको लेकर लोगों के अंदर एक बड़ा ये एक ऐसा फील्ड है जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो उस पर कुछ लोगों को मेरे से बातचीत करनी थी आज। मुझसे जब कहा गया कि मुझे आप लोगों से बात करनी है, तो मुझे चलिए अच्छा लगा, हम बात कर लेते हैं। सबसे बड़ी बात कि जहाँ से ये वेब पोर्टल चल रहा है वो मेरे घर से बहुत करीब है, और मैं इस वक्त अपने घर से हज़ारों किलोमीटर दूर हूँ। तो एक अपनापन भी लोगों से लगता है जब हम जुड़ते हैं। कुमार बिट्टू साहब जोहार। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मैं मूल रूप से धनबाद का रहने वाला हूँ, और बोकारो से मेरा रिश्ता क्या है, तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि मेरी जो स्कूलिंग है वो थोड़ी बहुत बोकारो में 2 साल के करीब हुई है, +2। मैंने बोकारो डीएवी, सबसे पहले मैं वहीं से शुरू कर देता हूँ क्योंकि चीज़ें वहीं से शुरू हुई हैं। बोकारो डीएवी में मैंने +2 में एडमिशन करवाया था। 11th में मैं बोकारो डीएवी में था। फिर कुछ ऐसी स्थिति बनी कि मैंने छोड़ा, उसके फिर बोकारो स्किल सिटी कॉलेज से मैंने अपना इंटरमीडिएट किया। उसके बाद बोकारो से संबंध इस तरीके का है कि बोकारो में मेरे कई सारे रिलेटिव्स हैं, बहुत क्लोज मेरे जो दोस्त हैं वो बोकारो से हैं। इसके अलावा मेरे कई सारे जो मैंने बताया कि रिलेटिव जो नाते रिश्तेदार हैं जो बोकारो सेक्टर्स में हैं, और सेक्टर्स के आसपास कई सारे ऐसे गांव हैं जहां पे मेरे बहुत सारे जानकार हैं, जानने वाले हैं। तो इस तरीके से बोकारो से मेरा ताल्लुक़ है। हालांकि आना जाना इधर बहुत दिनों से हुआ नहीं है बोकारो, वक्त बहुत कम नहीं मिल पाता है तो हम नहीं जा सकते हैं, बहुत रेयरली हो पाता है। और जब भी हुआ है ट्रैवल के जरिए हुआ कि आप रांची जा रहे हो या रांची से आ रहे हो तो बोकारो होके ही जाना होता है धनबाद से। तो ये मेरा जो रिश्ता है बोकारो से वो मैंने आपको बताया। जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि मूल रूप से जो मेरा घर है वो धनबाद है, और पड़ोस में ही है धनबाद बोकारो। अगर संसदीय क्षेत्र की बात के हिसाब से बात करें तो एक ही है। मूल रूप से जो मुझे बताया गया था कि आप मुझे जिस मुद्दे पे आप लोगों से बात करनी है पत्रकारिता को लेके, कि पत्रकारिता ये एक अट्रैक्शन है, इसमें चैलेंजेस क्या है और किस तरीके के चैलेंजेस आते हैं, क्या कुछ चैलेंजेस नहीं आते हैं। तो एक चीज़ आप जितने लोग इस वक्त मुझे देख रहे हैं या जो थोड़ी देर बाद भी देखेंगे, पत्रकारिता एक ऐसा फील्ड है जो आपको कुछ दिनों के लिए तो ज़रूर अपने कोई भी ऐसी चीज़ जो ग्लैमरस हो, जो आपको थोड़ा लगता हो कि हाँ मुझे वो चीज़ उस चीज़ में जाना चाहिए, तो वो आपको अपनी ओर आकर्षित करता है। एक पावर है जो आपको अपनी ओर खींचता है। तो शुरुआत अगर मैं पत्रकारिता के नज़रिए से कहूँ तो आज की तारीख में अगर मैं जब मैंने शुरू किया था 2007-8 से वो दौर, और आज ये 2020 का दौर है, तकरीबन 12 साल से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है। और इस 12-13 साल में बहुत कुछ बदल गया है, दौर बदले हैं, हालात बदले हैं, तकनीक बदली है। और जब तकनीक बदलती है तो सिचुएशन अपने आप बदल जाते हैं। तो आज की तारीख में कोई ये नहीं, हर कोई अपने आप में पत्रकार है। तो आपको कोई विशेष कोई पढ़ाई लिखाई भी इम्पॉर्टेंट है, आपको एजुकेशन तो बहुत ज़रूरी है, आप पढ़े लिखे अगर आपको, क्योंकि पत्रकारिता के बारे में कहा जाता है कि आपको लिखना पढ़ना होगा। जर्नलिज्म अगर आपको करना है तो आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, आपको लिखने का शौक़ होना चाहिए, आपको लिखते रहना चाहिए। ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप लिखो तो गुलजार साहब की तरह लिखो, जावेद अख्तर साहब की तरफ लिखो, इस तरीके से नहीं, कुछ ना कुछ आपको करते रहना चाहिए। और शुरुआत जो मैंने कही कि अगर आप टीवी इंडस्ट्री को देखें तो टीवी इंडस्ट्री इस तरीके है,
टीवी इंडस्ट्री को अगर आप इस तरीके से देखें, अगर जर्नलिज्म को अगर आप इस तरीके से देखें, तो 2000 से पहले का एक दौर था जब कुछ 1 घंटे के क्लिप्स आते थे दूरदर्शन पर, या फिर दूरदर्शन पे हर 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे के बाद एक, पहले हिंदी में फिर एक इंग्लिश में, वो एक जो न्यूज़ आते थे। उसके बाद फिर जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर आया, प्राइवेट चैनल्स आए, उसके बाद फिर ये पूरा जो रंग रूप है, पूरी जो स्थिति है वो बदल गया है। आज के दौर में जो चैलेंजेस 2000 में थे, या फिर जो उसके बाद जो 2010 में चैलेंजेस थे, वो सारे चैलेंजेस 2020 में नहीं है। सबसे पहले जो लोग इसमें आना चाहते हैं, ये सबसे बड़ी बात है कि 2020 में उस तरीके के चैलेंजेस नहीं है। अगर आज की तारीख में सबके पास एक स्मार्टफोन है, तो स्मार्टफोन जब आपके पास है हर हाथ में, पहले आपको अगर कोई शूट करना हो तो आपको कैमरा चाहिए होता, लेकिन आज की तारीख में फ़ोन इतने अच्छे क्वालिटी के आ गए हैं कि अगर आप DSLR से जो क्वालिटी आप मांगते हैं, जो आप सोचते हैं कि DSLR से वो रिज़ल्ट आए, वो आप आजकल फ़ोन में आने लगे हैं। तो पत्रकार तो हर कोई है, हर कोई पत्रकार बन सकता है अपने आप में, ये एक पहलू है। दूसरा, मीडिया का रोल कितना इम्पॉर्टेंट है। देखिए, मीडिया का रोल तो हर दौर में इम्पॉर्टेंट रहा है। हालांकि कई सारी भ्रांतियां हैं, उस चीज़ से मैं डिनाई नहीं करूंगा, अच्छाई हो बुराई हो, और ये एक ऐसा दौर है ना जब एक ट्रांजिशन फेज़ चल रहा है मीडिया का। ट्रांजिशन फेज़ आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि मीडिया में पहले 2 ही माध्यम होते थे जिसके ज़रिए आपको खबरें मिलती थी। मसलन आपके पास न्यूज़पेपर आ गया, न्यूज़पेपर में जो लिखा गया है वो, और भी गिने चुने न्यूज़पेपर्स होते थे, अखबार होते थे, 2 3 4 अखबार बड़े तौर पे जो है नाम, या मैं किसी भी संस्थान का नाम या किसी अखबार हो या चैनल का नाम नहीं लूँगा। उस दौर में था कि 3-4 अखबार आए, अखबारों ने जो लिख दिया वही अंतिम सत्य है, वो उसके बाद कुछ नहीं है। गिनती के चैनल्स थे, उन्होंने जो कह दिया आपको वो मानना पड़ता था, आपको लगता था कि यही सच है। लेकिन सोशल मीडिया आने के बाद, सोशल मीडिया ने उस माध्यम को, हम इस वक्त सोशल मीडिया के ज़रिए आपसे बातचीत कर रहे हैं, तो ये सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया ने जो पारंपरिक मीडिया है, अखबार हो, मैगजीन्स हो या फिर टीवी चैनल्स हो, उनको चैलेंज किया है। चैलेंज इस तरीके से किया है कि मसलन आपके इलाके में किसी अखबार ने किसी खबर के बारे में कुछ लिखा, आपको लगता है कि वो खबर गलत है, अखबार ने या उस चैनल ने उस खबर को उस तरीके से नहीं दिखाया जो सही है, तो सोशल मीडिया के ज़रिए आप उसको डिनाई कर सकते हैं। और हो सकता है कि अखबार की पहुंच जितनी हो, चैनल की पहुंच जितनी हो, उससे कई गुना ज़्यादा पहुंच आपकी हो सकती है। सोशल मीडिया की ये ताकत है। तो ये सोशल मीडिया ने एक बड़ा फ़ायदा पहुंचाया। जैसे मैंने शुरू में कहा था कि आज की तारीख में हर कोई पत्रकार है, आपको कैमरे की ज़रूरत नहीं है, बहुत भारी भरकम लाखों रुपए के कैमरे आते थे, उसकी ज़रूरत नहीं है। आजकल जो फ़ोन है, फ़ोन में अच्छे क्वालिटी के अच्छी बहुत सस्ते फ़ोन हैं जिनकी क्वालिटी बहुत अच्छी आती है। तो ये मीडिया का रोल है। इसके अलावा कई सारे जो लोग आना चाहते हैं, देखिए पहले 2000 के वक्त क्या था, 2000 से पहले अगर आप देखें या फिर 2010 से पहले अगर आप देखें, तो यूनिवर्सिटीज़ जो थी, जो जर्नलिज्म की बात होती थी, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स तो लगभग नहीं थे, या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स या यूनिवर्सिटीज़ नहीं थी, या फिर किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ पे मास कम्युनिकेशन या पत्रकारिता पढ़ाई जाती हो। अब शायद ऐसा कोई भी सरकारी विश्वविद्यालय या सरकारी विश्वविद्यालय हो या प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो जहाँ पर पत्रकारिता की पढ़ाई ना हो रही हो। तो पहले संस्थान कम थे, अपॉर्चुनिटीज़ कम थी, लोग भी कम थे। अब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ गई हैं, संस्थान की संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन जितने संस्थान हैं, जितनी अपॉर्चुनिटीज़ है, उससे कई गुना ज़्यादा भीड़ हर साल, आप यकीन नहीं कीजिएगा, जहाँ तक मुझे लगता है लाखों की संख्या में बैचलर्स, मतलब जो ग्रेजुएशन है करने के बाद मास कम्युनिकेशन में या पत्रकारिता में, या पोस्ट ग्रेजुएशन या मास्टर्स डिग्री करने के बाद बच्चे आते हैं। आज जब इस सेशन के लिए मुझे अप्रोच किया गया तो मैंने इसको इसलिए भी हाँ किया क्योंकि हम
हम एक ज़रिया होते हैं जिसके ज़रिए हम लोगों से बातचीत करते हैं, और बातचीत का जहाँ से भी हमें मौका मिलता है हम उस मौके को भुनाने की कोशिश करते हैं। मैंने अपने बहुत छोटे से करियर में, अभी मैं भी अपने आप को भी छात्र ही मानता हूँ, मैंने अपने छोटे से करियर में जो भारत की जो 2-3 जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ पत्रकारिता की मानी जाती है, वहाँ पे मुझे, जिसमें जामिया इस्लामिया है दिल्ली में, वहाँ पे मुझे गेस्ट फैकल्टी के तौर पर कई बार जाने का मौका मिला है, जहाँ पर मैं यंग लड़कों से या बच्चों से बातचीत करता हूँ। पढ़ाना नहीं कह सकते, क्योंकि पढ़ाई लिखाई जो होती है ना वो 10वीं 12वीं तक की होती है। कह सकते हैं ग्रेजुएशन तक आप पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन के बाद कोई पढ़ाई लिखाई नहीं होती है। ग्रेजुएशन के बाद आपको कोई डंडा हाँक के पढ़ा नहीं सकता है। ग्रेजुएशन के बाद जिसको आप टीचर कहते हैं, मास्टर कहते हैं, वो मास्टर नहीं होता है। वो आपको गाइड करता है कि आपको इस रास्ते में नहीं जाना है, आपको इस रास्ते में जाना है। अगर गड्ढा आया तो आपको गड्ढा को किस तरीके से क्रॉस करना है, ये एक तरीका हो सकता है +2 या ग्रेजुएशन के बाद। उसके पहले जो होती है वो पढ़ाई होती है, उसके बाद कोई पढ़ाई नहीं होती है। तो ये एक तरीका है। और जब मुझे अप्रोच किया गया था तो इसलिए मैंने इसको भी बोला चलो हाँ मुझे बात करनी चाहिए, क्योंकि घर से दूर हूँ। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे जो मेरे जान पहचान के भी लोग हैं वो जुड़ रहे हैं, तो ये भी एक अच्छी बात है। घर से हज़ारों किलोमीटर में दूर हूँ, लेकिन एक अपनी फीलिंग आ रही है। इसके अलावा जो लोग आना चाहते हैं इस फील्ड में, इसमें, और हाँ एक मैं सबसे अहम बात जो मैंने ऐड नहीं किया था, ये बड़ा ज़रूरी है। जो लोग इस वक्त मुझे देख रहे हैं, जो बाद में देखें, उनसे मेरी ये अपील है, क्योंकि इस वक्त हम कोविड-19 यानी जिसको हम आम बोलचाल में कोरोना कहते हैं, ये कोरोना का जो दौर चल रहा है, इस दौर में एक लोगों के जहन में एक मिथ बैठ चुका है। तो कोशिश ये कीजिए, जो लोग मुझे समझते हैं, जो लोग मुझे मानते हैं, जो लोग मुझे इस वक्त देख रहे हैं, जो या फिर थोड़ी देर के बाद देखेंगे, इस कोविड-19 कोरोना से बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको याद होगा 2012 में एक बार जब ये, उस वक्त भी मैं किसी संस्थान का हिस्सा हुआ करता था, 2012 में एक बड़ा र्यूमर उड़ा था कि दुनिया फलाने दिन को ख़त्म हो जाएगी। सब लोगों को याद होगा, जो लोग उस दौर के होंगे या फिर जो हो सकता है अभी जो 18-20 के होंगे उनको नहीं याद हो, लेकिन उससे अधिक उम्र के जो भी होंगे उन सबको पता होगा 2012 में ये एक बात निकली थी कि दुनिया ख़त्म हो जाएगी। उस वक्त 2-4 इंसिडेंट देश भर में हुए थे। तो इंसिडेंट ये थे कि लोगों को ये लगा कि कल दुनिया ख़त्म हो जाएगी, तो आज उनको हार्ट अटैक आया, वो मर गए। दुनिया तो ख़त्म नहीं हुई, लेकिन जो लोग थे जिनको हार्ट अटैक आया वो दुनिया छोड़ के चले गए। मैं 2 मिसाल आपके साथ यहाँ पे ज़रूर शेयर करूँगा कि कोरोना ख़तरनाक क्यों नहीं है। कुछ बातें कोविड-19 कोरोना ख़तरनाक क्यों नहीं है, और कोरोना ख़तरनाक है तो क्यों है। ख़तरनाक इसलिए है क्योंकि इसका कोई वैक्सीन अभी डेवलप नहीं हुआ है, कोई दवाई इसकी नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है। और इस दौर में मेरी कई बड़े सरकारी लेवल के अधिकारियों से बातचीत हुई है और डॉक्टर से बात हुई है। कोविड-19 जो टास्क फोर्स है भारत सरकार का, जो सीधे प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करती है, उसके जो चीफ हैं, जो उसके डॉक्टर पॉल, उनसे मेरी 10 दिन पहले बात हुई है। तो उन्होंने बहुत सारी बातें बताई हैं मुझे, तो उस चीज़ में आपसे शेयर करूँगा। कई सरकारी बड़े अधिकारियों से बातचीत होती है। तो मैंने जो मिसाल आपको दिया कि दुनिया ख़त्म होने वाली, वो क्यों? कोरोना को कोई वैक्सीन नहीं है और ये कम्युनिकेबल है, एक से दूसरे को जाता है, तो इसलिए ख़तरनाक है। लेकिन जो मोर्टालिटी रेट है, यानी कि जो कितने लोग इससे, कैजुअलिटी कितनी हो रही, कितने लोग मर रहे हैं, तो आप अगर देखिएगा तो पूरे भारत में, या फिर मैं झारखंड की बात करूं, झारखंड में जितनी कैजुअलिटी हुई है, पूरे देश में जितनी कैजुअलिटी हुई है, उसमें से आप एक फिगर निकालने की कोशिश कीजिएगा। जितनी भी मोर्टालिटी रेट है वो 50-55 क्रॉस जो लोग हैं, जिनका एज ग्रुप 50-55 से ऊपर है, उनकी है। पहली चीज़, मोर्टालिटी रेट 2% से भी कम है। इसके साथ ही 50-55 से जो कम उम्र के लोग हैं, उसमें जिनकी डेथ हुई है, उनका आप अगर कभी हिस्ट्री पढ़ने की कोशिश कीजिए, वो सब पहले किसी न किसी बीमारी से पीड़ित रहे हैं, तभी उनकी डेथ हुई है। अगर वो बीमारी से पीड़ित नहीं होते तो उनकी डेथ नहीं होती है। अगर मुझे कोरोना होता है तो मैं मरूंगा नहीं। अगर मैं कोविड-19 पॉजिटिव हूँ और मैं अपने गांव चला जाता हूँ तो मेरा गांव नहीं ख़त्म होगा। ये जितने लोग मुझे देख रहे हैं, प्लीज़ इस चीज़ को आप स्प्रेड कीजिए कि कोरोना होने का मतलब मरना नहीं होता है। कोविड-19 से कोई नहीं मर सकता। कोविड-19 से 10 साल के कम उम्र के बच्चों को दिक्कत है, क्योंकि उनकी जो इम्यूनिटी है
रोग प्रतिरोधक क्षमता वो बहुत कम होती है, तो उनको कैजुअलिटी उनकी हो सकती है। या फिर जिनको बीपी है, शुगर है, हार्ट के जो पेशेंट हैं उनको दिक्कत हो सकती है, कैजुअलिटी उनकी हो सकती है। किसी स्वस्थ इंसान को 25, 30, 35, 40 साल की शख्स को, एक इंसान को अगर कोरोना संक्रमित होते तो नहीं मरना है उनको, वो नहीं मरेंगे क्योंकि आपके अंदर वो पावर है। तो प्लीज़ इस चीज़ को ज़रूर स्प्रेड कीजिएगा। और दो मैं एग्जांपल इसलिए बताता हूँ, एक केस है हिमाचल प्रदेश में, एक ज़िला है बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश में, वहाँ का ये केस है। वहाँ पे 2 लोगों को क्वारंटीन किया गया था। क्वारंटीन और आइसोलेशन में फ़र्क आप बहुत लोगों को नहीं पता। क्वारंटीन का मतलब मैं होम क्वारंटीन हो गया, ये डॉक्टरी का लैंग्वेज है, मैं जानकारी के लिए बता देता हूँ। किसी को संस्थागत क्वारंटीन में रखा जाता है। आइसोलेशन मतलब आपको डॉक्टर्स देख रहे हैं। तो क्वारंटीन का मतलब उन जो 2 लोग थे, वहाँ और भी लोग होंगे, उनको संस्थागत क्वारंटीन मतलब सरकार देख रेख कर रही थी, डॉक्टर्स देख रेख कर रहे थे, उनमें कुछ सिम्टम्स होगा, उनको रखा गया। आप यकीन नहीं मानिएगा, जब डॉक्टर्स आते हैं, सपोज़ मुझे बताया जाता है कि यू आर पॉजिटिव, मतलब मैं कोरोना संक्रमित हूँ, मेरे अंदर कोरोना के सिम्टम्स नहीं, मैं कोरोना का जो वायरस है कोविड-19 वो मेरे अंदर है, उन्होंने मुझे बताया। लेकिन मेरे बाजू में जो बंदा है जो पॉजिटिव नहीं है, वो बंदा मुझे हुआ है, वो मेरे बगल में बैठा है, मेरे बगल में सो रहा है, वो सुनता है, वो बेहोश हो जाता है, फेंट हो जाता है, वो बेहोश होता है वो, और फिर वो ज़मीन पर गिरता है, उसके सिर पर चोट लगती है और वो मर जाता है। बताने का उद्देश्य बस इतना ही था कि कोविड-19 जो कोरोना था, उस बंदे को, उसको कोरोना नहीं था, उसके बगल में कोई शख्स था, और जो पॉजिटिव पेशेंट था वो आज स्वस्थ है, वो स्वस्थ हो चुका है। लेकिन जिसको नहीं था, वो दूसरे को, उसके बगल वाले को, वो सुन के वो बेहोश हो गया और वो मर गया। और जो संक्रमित था, जो पॉजिटिव था, वो आज हेल्दी है। दूसरा केस, किस तरीके से लोगों का डर है। डॉक्टर्स की टीम एक आती है, एक लड़का दिल्ली से ट्रेवल करके अपने गांव जाता है, डॉक्टर उसके पास पहुंचते हैं कि चलिए आप क्योंकि रेड जोन से आए हैं तो आपका हम टेस्ट करेंगे। वो बंदा अपने आप को घर में बंद कर लेता है अपने कमरे में, और वो तकरीबन 24 घंटे उस घर में बंद रहता है। वो टेस्ट नहीं करवाना चाहता है। क्यों? उसके दिमाग में वो डर है कि कोरोना अगर मैं संक्रमित हो गया तो मैं मर जाऊंगा। इसके लिए अब मैं मीडिया के रोल पे आता हूँ। मीडिया का रोल यहाँ पर क्या बनता है? मीडिया आपको न्यूज़ दे रही है, हालांकि अखबारों को मैं इससे थोड़ा साइडलाइन कर देता हूँ, नेशनल चैनल को भी थोड़ा साइडलाइन कर देता हूँ, रीजनल चैनल्स हो गए या जो वेब पोर्टल्स हैं। हालांकि मैं उनके जो वेब पोर्टल्स हैं, मैं भी एक वेबसाइट से आज की तारीख में जुड़ा हुआ हूँ, वो काम मैं भी कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि अगर मैं नहीं करूँगा तो मेरे साथ के जो लोग हैं वो लोग करेंगे और उनको अधिक लाइक मिल जाएंगे, उनकी ज़्यादा चीज़ें शेयर हो जाएंगी, और उनका पेज ज़्यादा जल्दी भागेगा, उनके वेबसाइट्स पे ज़्यादा हिट होंगे। तो वो काम मैं भी करता हूँ। मीडिया का इंटेंशन गलत नहीं हो सकता है, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि आज की तारीख में जब भी बातें निकलती हैं, जब बातें होती हैं, तो अगर आप जो लोकल मीडिया हैं, लोकल चैनल्स है, लोकल मीडिया है, उनको जब फॉलो करते हो, क्योंकि अखबार तो चलिए रात को छपा, सुबह आपको मिल गया, फिर वो बासी हो गया। चैनल्स हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, वो 24/7 सर्कुलेशन उनका चलता रहता है, वो बातचीत आपको लगातार इन्फॉर्म करते रहते हैं। तो लोगों के अंदर एक पैनिक सा क्रिएट हो रहा है। मैं ये नहीं कह सकता कि जो मेरी मेंटल स्थिति है, वो जो लोग इस वक्त मुझे देख रहे हैं, जो बाद में देखेंगे या सुनेंगे, उनकी मेंटल स्थिति एक जैसी हो, ज़रूरी नहीं है। सबकी मेंटल स्थिति अलग होती है। जो मैंने बताया ना कि 2012 में दुनिया खत्म हो जाएगी, जो हल्ला हुआ था, दुनिया तो खत्म नहीं हुई, लेकिन उससे दुनिया खत्म होने के नाम पर कई लोग को हार्ट अटैक आया, वो मर गए। तो मीडिया का रोल यहाँ पर इसलिए भी है कि हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में आप इस तरीके की भी चीज़ें हों, और भारत सरकार हो या राज्य की सरकार हो, ऐसा कोई डिसीजन ले सकती है। लेकिन भारत सरकार और राज्य सरकार डिसीजन क्यों नहीं ले रही है, उसकी भी मैं वजह बताता हूँ। भारत सरकार या कोई स्टेट गवर्नमेंट इस चीज़ को लेकर डिसीजन इसलिए भी नहीं ले पा रही है कि भाई आपको लोगों को इन्फॉर्म करना है ना कि बोकारो, अगर हमारा बोकारो से मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, बोकारो में कितने पॉजिटिव केस हुए, कितनी कैजुअलिटी हुई, ये मैं दिन में एक बार बता दूँ, लोगों को पता चल जाएगा। अखबारों में जैसे छपता है कि हाँ यहाँ पॉजिटिव केस आए, इतने लोगों की मृत्यु हो गई, ये एक सीन बनता है। टीवी ने एक बार बता दिया, ठीक है। बट अगर आपको हर 1 घंटे में कि भाई सेक्टर 1 से एक पेशेंट आया,
फिर आधे घंटे के बाद सेक्टर 2 से एक पेशेंट आया, फिर बालीडी से एक पेशेंट आया, फिर चास से एक पेशेंट आया। तो जब इस तरीके की आप हर आधे घंटे में आप इस तरीके से अपडेट देते हो तो लोगों के जहन में फिर वही मैंने कहा ना कि सबकी मेंटल स्थिति एक जैसे नहीं होती, सबकी मानसिक हालत एक जैसे नहीं होती है, तो फिर वो उनको फिर डर बैठता है, वो पैनिक क्रिएट होता है। तो इसमें मीडिया का रोल ये बनता है कि आपको सेल्फ रेगुलेशन करना पड़ेगा। नहीं कर रहे हैं, हो सकता है भारत सरकार या फिर राज्यों की जो सरकार है वो इसलिए भी इस पर अंकुश नहीं लगा रही क्योंकि फिर वो बात आ जाएगी। मैं मीडिया से जुड़ा हूँ इसलिए मैं नहीं कहूँगा कि वो गलत है, मैं मानता हूँ कि थोड़ा बहुत होना चाहिए। फिर वो हल्ला उठने लगा कि सेंसरशिप हो रही है, मीडिया की आवाज़ दबाने की कोशिश हो रही है। लेकिन आत्मचिंतन और मंथन सबको करना चाहिए, चाहे वो मीडिया में काम करने वाले लोग हों, जो संस्थाएं हों, जो भी हो, कि आप इन्फॉर्मेशन शेयर करते करते ऐसी स्थिति ना क्रिएट कर दें कि सोसाइटी में पैनिक क्रिएट हो। तो ये मैंने कोविड-19 को लेकर भी आपसे बातचीत करनी थी, इसमें मीडिया का रोल क्या था वो भी मुझे आपसे बातचीत आपके साथ शेयर करना था। कई सारे लोग जिस वक्त मुझे देख रहे हैं, अगर किसी का कोई सवाल हो अगर आ जाए तो एक मिनट। कुमार बिट्टू जी जोहार, मीडिया अपना काम सही तरीके से करती है। बिल्कुल सर, मैं तो कहूँगा कि बिल्कुल कोशिश, देखिए बेहतर की गुंजाइश हमेशा होती है। आप ये नहीं कह सकते हो कि ये बेस्ट है इसके बाद कुछ नहीं हो सकता है, बेहतर होने की गुंजाइश हमेशा होती है। जो लोग आना चाहते हैं, जो लोग करना चाहते हैं, उनके लिए तो मैं बहुत अभय कुमार प्रजापति, सोशल मीडिया में त्वरित जानकारी साझा करने के भागदौड़ में गलत समाचारों का प्रसार हो जाना, इसको आप किस प्रकार से देखते हैं? वही मैंने बताया ना अभय जी कि मैंने 2-3 एग्जाम्पल अभी आपको इसलिए क्रिएट किया, इसलिए मैंने कहा कि इसमें भारत सरकार हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो, वो आपके ऊपर कुछ लागू करे। एक देखिए, अगर कोई मैं पर्टिकुलर में अगर मैं अपने प्रोफाइल से कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ, हो सकता है मुझे 200, 400, 500 लोग फॉलो करते हों, हमेशा देखते भी नहीं होंगे। लेकिन अगर आप एक संस्था के तौर पर चल रहे हैं, आपको कुछ हज़ार लोग फॉलो कर रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। आपको फिर अपनी जिम्मेदारी भी समझनी होगी। मैं सबसे पहले, मैं सबसे आगे, इसके चक्कर में कई बार ब्लंडर्स हो चुके हैं और ब्लंडर्स होते हैं। तो इस पे मैं अपने एंड से तो यही कहूँगा कि सरकार आप पे कोई कानून थोपे, उससे बेहतर है कि आप खुद से सेल्फ रेगुलेशन कर लीजिए कि नहीं, मुझे ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। क्योंकि सोशल मीडिया, मैंने कहा ना कि आज की तारीख में सोशल मीडिया जो पारंपरिक मीडिया है, टीवी चैनल्स हो या फिर अखबार हो, उनको चैलेंज कर रहा है। और ये अच्छी चीज़ है, मैं बुरी चीज़ से नहीं मानता, ये अच्छी चीज़ है। लेकिन जैसे जब हम लोग पढ़ाई करते होंगे, हम लोगों ने लिखा था कि विज्ञान वरदान है या अभिशाप है। तो वरदान अगर विज्ञान है, साइंस अगर वरदान है, तो वो अभिशाप भी है। क्योंकि आज जैसे हम लोग जिस कोविड की बात कर रहे हैं, पता नहीं कितना सत्य है, लेकिन कैसा है जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वो बायोलॉजिकल वेपन है, यानी कि वो किसी जानवर से नहीं फैला गया है, वो किसी जानवर से नहीं फैला है, उसको लैब में बाकायदा तैयार किया गया है और उसको फिर पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कुछ लोगों के ज़रिए। तो ये विज्ञान का अभिशाप है। विज्ञान ने हमें वरदान दिया है कि हम आज देखिए, मैं हज़ारों किलोमीटर दूर अपने घर से बैठा हूँ, लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, लोग मुझे देख रहे हैं, ये वरदान है। लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी होता है, सिक्के का सिर्फ एक पहलू नहीं होता, सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो एक पहलू भी है, दूसरा पहलू भी है। सोशल मीडिया की अच्छाइयाँ हैं, लेकिन सोशल मीडिया की बुराइयाँ भी हैं। आपको उस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और हमारे सोसाइटी में स्पेशली जो इंडियन सोसाइटी है और ख़ास तौर पे जो नॉर्थ इंडिया की जो सोसाइटी है, उनमें एक बात ये आती है कि हम अपनी नकारात्मक चीज़ों में बात नहीं करते, हम अपने नकारात्मक पहलू को देखना पसंद नहीं करते हैं। ये हमारे अंदर एक बहुत बड़ी डिमेरिट है और सुधार इसमें ज़रूर हो रहा है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि ये ओवरनाइट बदल जाएगा। इसके लिए हमें थोड़ा इंतज़ार करना होगा, वक्त लगेगा। शायद मेरे जनरेशन में ना हो, आने वाले, क्योंकि 90s के बाद के जो जनरेशन उनमें कुछ बदलाव आए हैं, तो आने वाले 10, 20, 30 साल में वो चीज़ें बदल जाएं। राजकुमार राय साहब, बिल्कुल यही मैंने कहा ना कि आप बताइए कोई शख्स ये नहीं चाहेगा कि उसके अंदर कोरोना का वायरस आए, कोविड का जो वायरस है वो उसके शरीर में जाए। पता नहीं कहाँ से आता है, कोई सोच कर तो नहीं करता। आपको नहीं पता, मैं बाहर जाता हूँ, मैं घूमता हूँ, मैं हॉस्पिटल्स में जाता हूँ, मैं अधिकारियों के पास जाता हूँ, मैं भीड़ में जाता हूँ, लोगों से बात करता हूँ।
मुझे नहीं पता मैं कब, हाँ मैं प्रिकॉशंस लेता हूँ, जो भारत सरकार के गाइडलाइंस है, जो स्वास्थ्य मंत्रालय के जो प्रिकॉशंस वो मैं ले रहा हूँ। लेकिन जो लोग क्रिमिनल माइंडेड हैं, आपको जैसे पता होगा कि जैसे कुछ लोगों, कुछ ऐसी भी अलग अलग जगहों से खबरें आती हैं कि बाहर से गांव से के लोग जो मान लो दिल्ली या मुंबई में कमा रहे हैं, मैं बोकारो की बात करता हूँ चलिए, तो बोकारो कुछ लोग पहुँच रहे हैं अपने गाँव, अब गाँव में उनको घुसने नहीं दिया जा रहा। भाई उनकी गलती क्या है? अगर कोई परेशान होगा, किसी को दिक्कत होगी, तो वो अपने गांव ही जाएगा, अपने घर ही जाएगा। मैं अगर अपनी बात करूँ, आई एम प्रिविलेज्ड, मैं कि मुझे खाने पीने की दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनको दिक्कत हो रही है वो तो जाएंगे। मैं इतना भी प्रिविलेज हूँ कि आज की तारीख में मुझे कहीं ट्रैवल करना हो तो मैं कर लूँगा, लेकिन सब लोग नहीं कर सकते हैं। गांव में ऐसे भी स्थिति बनी है कि गांव से सटा हुआ जो क्वारंटीन सेंटर बनाया जाता है, कई जगहों पर उसका भी विरोध हो रहा है, तो ये भी गलत है। अगर मैं संक्रमित हूं, अगर मैं जिस बिल्डिंग में बैठा हूं, अगर मेरे ऊपर के फ्लोर में अगर कोई कोविड-19 का पेशेंट है, इट डजंट मीन कि मुझे वो उसका वायरस मुझ तक पहुंच जाएगा। नहीं, ये क्या आपको क्यों कहा जाता है, प्रधानमंत्री ने क्यों कहा 2 गज की दूरी? आप एक 6 फीट का डिस्टेंस बना के रखो। अगर आप मुंह में मास्क लगा के रखो, अगर आप संक्रमित भी हो तो आपके मुंह से ही तो वो निकलेगा, वो नहीं जाएगा दूसरे तक, कन्वे नहीं होगा। गांव में अगर कोई पहुंच भी जाता है संक्रमित, तो उसको आप अलग आइसोलेट कर दो, अलग रख दो, क्योंकि उसने जानकर बूझ कर तो अपने अंदर नहीं लिया है, वायरस आ गया उसमें। और वही सबसे बड़ी बात, जो लोग ये सोचते हैं, आपको सबको ये मानना पड़ेगा कि आपको कब किसके अंदर ये वायरस आ जाए नहीं बताया जा सकता। और जो स्थिति भी बनी है, कहा जा रहा है कि जैसे आज ही अभी थोड़ी देर पहले जो नोटिफिकेशन भी आ गया है कि लॉकडाउन 4 एग्जिस्ट कर गया है झारखंड। अब जो 30-40 जो बड़े बड़े ज़िले हैं, जो सबसे ज़्यादा रेड जोन वाले हैं, उसमें संभवतः झारखंड का एक ज़िला है, नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी कंफर्म नहीं है। बाकी जगहों पर रिलैक्सेशन जरूर दिया जा रहा है। भाई कुमार प्रजापति, आपके दिग्गजों का इंटरव्यू करते हैं, आपकी न्यूज़ में रखते हैं। देखिए, इंटरव्यू 2 तरीके के होते हैं। जो पत्रकारिता जो छात्र हैं उनके लिए बताऊं, इंटरव्यू 2 तरीके के होते हैं। मसलन अगर आप भारत के प्रधानमंत्री का इंटरव्यू कर रहे हैं तो आपको पूरी तैयारी के साथ जाना होगा। वहाँ पर आप जो सवाल पूछते हैं तो वो, क्योंकि वहाँ पर फैक्ट्स की बात होती है, आंकड़ों की बात होती है, तो आपके पास वो आंकड़े होने चाहिए। अगर भारत सरकार ने 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया और उसमें कोई लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये तो ओवरऑल जो बजट में ऐलान था वही सारी चीज़ें उसमें है, तो आपको यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि आप के पास वो फिगर हो कि नहीं, भारत सरकार ने बजट में ये बातें बोली थी और हेल्थ सेक्टर में पहले इतना पैसा दिया था, रक्षा बजट इतने का था, किसानों के लिए इतना दिया था, नाबार्ड के फंड में इतना दिया था, तो और अब इतना दिया गया है, तो ये तो एड ऑन क्या किया गया। तो आपको जब आप किसी ऐसे पर्सनालिटी का इंटरव्यू करते हैं जहाँ पर कट टू कट बातें हो सकती है, फैक्ट एंड फिगर का आपके पास होना चाहिए। किसी फिल्म स्टार का अगर आप इंटरव्यू करते हैं तो आपको फिल्म स्टार के जो बैकग्राउंडर है वो कम से कम आपको पता होना चाहिए। कई लोगों के अंदर अपने अपने तरीके होते हैं। मसलन जब कोई लोग अगर मैं न्यूज़ एंकर्स की बात करूं तो कई सारे न्यूज़ एंकर्स को, ज़्यादातर न्यूज़ एंकर्स को ये कहा जाता है कि आप मैं रॉ लैंग्वेज में अगर बोलूं, आम बोलचाल की भाषा में, तो हमें जो एंकर्स पढ़ते हैं आधे घंटे उसको रन डाउन बोला जाता है। तो ये कहा जाता है एंकर्स को कि आप जब भी स्टूडियो में जाएं आप रन डाउन पढ़ के जाएं। अधिकतर एंकर्स ये करते हैं और एक अच्छी चीज़ है कि पढ़ के जाना चाहिए कि क्या क्या आपको पढ़ना है, आपको पहले से पता होगा। मैं अपनी पर्सनल बात बताऊं, मैं नहीं पढ़ता, मैंने कभी नहीं पढ़ा, तो ये एक एक्सेप्शनल केस हो सकता है। आप अगर इसके अलावा कई सारे इंटरव्यूज़ ऐसे होते हैं जो ऑन स्पॉट इंटरव्यूज़ होते हैं। ऑन स्पॉट इंटरव्यूज़ के लिए आप कुछ नहीं कर सकते हो, आपके वो बस जो ऑन स्पॉट इंटरव्यूज़ होते हैं, मसलन अब अगर मैं यहाँ से निकला, अचानक से मुझे सीएम साहब रास्ते में मिल गए कहीं पे, मैं किसी ऑफिस में गया हूँ, वहाँ पे कोई बड़ा अधिकारी आ गया, कोई बड़े मंत्री आ गए, तो उस ऑन स्पॉट इंटरव्यू के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फिर अपना जो होमवर्क है वो लगातार करते रहना पड़ेगा। होमवर्क क्या होता है, आपको अप टू डेट रहना पड़ेगा कि भाई देश दुनिया में क्या हो रहा है, जिस स्टेट में या हो आप जहाँ पे भी हो, क्या कुछ चीज़ें वहाँ पे हो रही हैं। आज के जो विशेष तौर पे जो जर्नलिज्म के स्टूडेंट हैं, अगर मैं बताऊं कि अगर आप मुझसे पूछोगे कि धनबाद में आज कल क्या हुआ, मैं बता दूंगा। मैं हज़ारों किलोमीटर दूर हूं, लेकिन धनबाद बोकारो में क्या इंसिडेंट हुआ है बड़ा बड़ा, वो मैं आपको बता सकता हूं,
क्योंकि मैं सुबह उठ के कोशिश में करता हूँ कि मैं झारखंड के जो 2-3 बड़े अखबार हैं ऑनलाइन में पढ़ लेता हूँ, तो मुझे पता है। उसके बाद फिर मैं नेशनल में भी चला जाता हूँ। तो इसके लिए आप ऑन स्पॉट इंटरव्यूज़ के लिए आपको अपने जो होमवर्क है वो लगातार करते रहना पड़ेगा। होमवर्क कैसे होगा, आपको लगातार जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट करते रहना पड़ेगा। कितनी सच्चाई है कि साक्षात्कार के पहले प्रश्न पूछना? जी बिल्कुल, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। हालांकि मैं नाम तो नहीं बताऊंगा कि कब कब हुआ है। मसलन अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ और ये बेसिकली जो प्रिंट में साक्षात्कार 2 तरीके के होते हैं, जो इंटरव्यूज़ जिसको हम बोलते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक के ज़रिए होते हैं, के ज़रिए किया जाता है, एक प्रिंट के ज़रिए किया जाता है। प्रिंट वाला मामला मैं बताऊँ, मैं अपने ऑफिस में बैठा हूँ, जो अखबार वाले करते हैं। अगर उनको आज अगर फाइनेंस मिनिस्टर जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण और अनुराग जो वित्त राज्य मंत्री हैं, उन्होंने लगातार 4-5 दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और जो प्रधानमंत्री ने आर्थिक पैकेज का ऐलान किया था उसके बारे में डिटेल से वो 5 दिन उन्होंने बताया। अगर आप प्रिंट के पत्रकार हैं, आपने अब निर्मला सीतारमण के पास तो कोई जा नहीं सकता है। निर्मला सीतारमण को अगर किसी प्रिंट वाले अगर चैनल का है और विजुअल मीडियम है तो आपको उनके पास जाके फिर वो 1-to-1 जो इंटरव्यू होता है वो करना पड़ेगा, या बैठ के आमने सामने। प्रिंट वालों के पास ये लाइबिलिटी हो, ये उनको इतना सहूलियत है कि उन्होंने बाकायदा फैक्स कर दिया, ईमेल कर दिया कि हाँ ये सवाल है, और उन्होंने जवाब दिया और फिर वो जवाब दिया, उसके बाद वो आप छाप सकते हैं। हाँ, कुछ ऐसे भी किस्से हैं जहाँ पर टीवी जर्नलिस्ट अगर मैं किसी को अप्रोच करूँ तो मुझसे पहले ही पूछा जाता है कि हाँ आप क्या क्या सवाल पूछ सकते हो, या फिर आपको ये सवाल नहीं पूछना है। और इसमें से पॉलिटिशियन नहीं होते हैं, इसमें क्रिकेटर्स भी होते हैं जो कह देते हैं हाँ ये सवाल नहीं पूछना है। फिल्म स्टार्स होते हैं जो कह देंगे हाँ ये सवाल नहीं पूछना है, ये पूछ सकते हो, इसके बाहर आप नहीं पूछ सकते हो। तो ऐसी चीज़ें होती हैं। राजकुमार राय, 20 लाख करोड़ का फंड तो फ्यूचर के लिए है, मजदूर के लिए इंस्टेंट सॉल्यूशन क्या है? राजकुमार जी, इकोनॉमिक्स मेरा बहुत ख़राब है और मुझे नहीं पता कि क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ नहीं होने वाला है। और इसके लिए बाकायदा एक पूरी मशीनरी है भारत सरकार में, प्रधानमंत्री से लेकर गांव में पंचायत स्तर तक। वो बेहतर तरीके से डिसाइड कर सकते हैं और मैं शायद उस जगह पे भी नहीं हूँ मैं कि मैं किसी को सजेस्ट करूँ। हाँ, अभी जो स्थिति बनी है, अभी कोशिश ये होना चाहिए कि जो लोग सड़क पे चल रहे हैं, जो मजदूर सड़क पे चल रहे हैं, उनको डायरेक्ट कैसे फ़ायदा पहुँचाया जाए, ना कि आप किसी और तरीके से। अगर मुझे कान पकड़ना है तो मैं ऐसे ही पकड़ लूँ, मैं घुमा के क्यों पकड़ूँ? तो अगर किसी को आपको फ़ायदा पहुंचाना है तो डायरेक्ट आप उसको फ़ायदा पहुंचा दो, और उसके इतर दूसरा कोई उपाय बचता नहीं है। जैसे अगर क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या है और आज भी लोग परेशान हैं, लगभग 2 महीने होने को आए। 24 मार्च को शुरू हुआ था और अब देखिए फिर 24 मई आ जाएगा, तो 2 महीने लगभग होने को हैं। और इस दौरान भी लोग सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलने को मजबूर हैं। तो कोशिश तो ये होना चाहिए कि इंस्टेंट आप किसी को कैसे, बीइंग अ गवर्नमेंट, आप उसको कैसे किसी को रिलीफ दे सकते हैं, कैसे किसी को आप फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। तो ये देखिए, और सबसे बड़ी बात लेमैन के तौर पर मैं बताऊं आप लोगों को, ये 20 लाख करोड़ 10 लाख करोड़ सुनने में बहुत बड़े आंकड़े लगते हैं, बहुत पैसा होता है, पता नहीं, लेकिन वो किस तरीके से जा रहे हैं ये बड़ा मैटर करता है। अभी तक आप अपने एंड से जो 20 लाख करोड़ है, आप कोशिश ये कीजिए कि आपके आसपास जो लोग प्रवासी हैं या जो मज़दूर तबके के लोग हैं, वो उनको किसी तरीके से फ़ायदा पहुंचा। क्योंकि आज हालांकि ये पॉलिटिकल बातें हो जाएंगी, मैं पॉलिटिकल बातें यहाँ करना नहीं चाहता कि किसने क्या बोला किसने क्या नहीं बोला, वो पार्टी के प्रवक्ताओं का काम है, वो अपनी अपनी बात करेंगे। लेकिन चलिए, भारत सरकार ने पहल की है और हम उम्मीद भी कर सकते हैं कि इसको लेकर जो फ़ायदा है, जो राहत है, जो रियायत है, वो लोगों को आने वाले टाइम में मिले। कुछ और लोगों की अगर सवाल चलिए, तो हमारा बोकारो के ज़रिए हम लोग जुड़े हैं और अच्छा लगा कि बहुत सारे लोग मेरे जो नोन हैं, जो मुझे दिख रहा है, बहुत सारे नोन लोग भी मुझे दिखे हैं इसमें, जिन्होंने इनके ज़रिए, क्योंकि मैं इस वक्त हज़ारों किलोमीटर दूर हूँ। मैं चलिए, एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए मैं आप लोगों से रूबरू हुआ।
मैं कोशिश करूँगा अगर 30 सेकंड 1 मिनट तक और रुक जाऊँ अगर देखिए अभय कुमार प्रजापति जी, राजनीतिक पक्षपात करने का इल्ज़ाम अक्सर लगता है। देखिए मैं बीइंग अ सिटीजन, भारत में कोई ये नहीं कह सकता कि मैं बहुत पाक साफ हूँ और मेरा अपना एक नज़रिया नहीं है। मैं भी किसी न किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को मानता हूँ। वो XYZ किसी भी पार्टी का हो सकता है, वो किसी रूलिंग पार्टी का हो, किसी स्टेट सॉरी रूलिंग पार्टी कह रहा हूँ, सपोज हाँ रूलिंग पार्टी भी कह सकते हैं, अपोजिशन कह सकते हैं, राजनीति जो छोटे दल हैं उनका भी हो सकता है। तो ऐसी बात नहीं है। अगर मैं वोट करने के लिए जा रहा हूँ तो वोट में तो मैं नोटा नहीं दबाऊंगा। चलिए मैं नोटा दबा, आज अभी हमें नोटा का ऑप्शन मिल गया है, बट इससे पहले तो हम जो भी पत्रकार रहे होंगे किसी न किसी राजनीतिक दल को तो वोट करते होंगे। डिपेंड ये करता है कि आपका जो राजनीतिक विचारधारा है क्या वो आपके काम में असर डाल रहा है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं वोट नहीं करता, मैं वोट करता हूँ, हर पत्रकार करता है, और वो वोट करने के लिए जा रहा है तो किसी न किसी को तो वोट कर रहा होगा, और जिसको भी वोट कर रहा होगा वो तो किसी पार्टी का होगा, निर्दलीय भी होगा तो उसकी एक अपनी आइडियोलॉजी होगी। तो बिल्कुल पक्षपात की जहाँ तक बात है तो मैं किसी पे क्यों फिंगर आउट करूँ, मैं किसी पर उंगली मैं क्यों उठाऊँ कि ये सही है ये गलत है। लेकिन हाँ आरोप तो लग रहे हैं, और इस वक्त एक चीज़ बहुत सही है कि मीडिया इस वक्त देश की, चाहे वो बड़ी मीडिया हाउस हो, छोटे मीडिया हाउस हो, वो दो हिस्सों में बंट चुके हैं। इस बात से मैं डिनाई नहीं कर सकता, दो हिस्सों में मीडिया बंट चुकी है, और न्यूज़ रूम्स में भी लोग दो हिस्से में, कोई ए पार्टी को सपोर्ट करता है, कोई बी पार्टी को सपोर्ट करता है, कोई सी को सपोर्ट करता है, कोई किसी एक व्यक्तिगत इंडिविजुअल को सपोर्ट करता है। ऐसी चीज़ें होती हैं और इसमें बुराई नहीं है। लेकिन हाँ बुराई तब है जब आपके काम पर वो चीज़ दिखने लगे। आपके अब जो अगर मैं किसी भी सरकारी अधिकारी की बात कर लूँ, अगर कोई सरकारी अधिकारी वो भी वोट करता होगा, किसी पार्टी को भी वोट करता होगा, किसी को तो वोट करता होगा। तो अगर किसी अधिकारी ने मान लीजिए ए पार्टी को वोट किया और उसके काम में ये दिख रहा है कि वो सिर्फ ए पार्टी के लोगों को सपोर्ट कर रहा है, बी को उसने वोट नहीं दिया था, तो बी के लोगों को टारगेट कर रहा है, तो फिर वो बंदा गलत है, वो सरकारी अधिकारी गलत है। सेम चीज़ हमारे साथ भी है। सब लोग किसी न किसी से कोई बहुत पार्शियल हो या फिर बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि कई सारे बड़े पत्रकार हैं वो लोकसभा राज्यसभा तक पहुँचे। आज जो उपराष्ट्रपति हैं, माफ़ कीजिएगा, राज्यसभा में जो सभापति हैं नंबर 2 राज्यसभा में, वो भी पत्रकार हैं और झारखंड के रिनॉड अखबार के संपादक रह चुके हैं। तो लोग वहाँ पर भी जाते हैं। तो यहाँ पर बस बात इतने पर आकर रुक जाती है कि आप किसी से, अगर आप किसी भी दल विशेष को हो, ये तो हो नहीं सकता कि किसी दल विशेष के प्रति आपका झुकाव ना हो, लेकिन वो झुकाव आपका क्या काम में नज़र आ रहा है। अगर मैंने ए पार्टी को वोट किया और मैं कुछ बोल रहा हूँ, मैं कुछ लिख रहा हूँ, और ए पार्टी ने कुछ गलत किया है, तो क्या मैं उसको ढकने की कोशिश कर रहा हूँ? तो पक्षपातपूर्ण बात होती है और पक्षपात होती है। और ऐसे कुछ लोग ज़रूर करते हैं, ये मैं नहीं कह सकता कि सब लोग पाक साफ हैं, कोई लोग नहीं करते हैं, बिल्कुल करते हैं। हाँ नाम नहीं लूँगा, क्योंकि नाम तभी लिया जाता है किसी चीज़ का जब वो सार्वजनिक हो जाए। कुछ कोर्ट भी किसी को तभी सब सजायाफ्ता तब तक कहता है जब तक कोर्ट में वो प्रूफ ना हो जाए। तो किसी को अगर ऊपर उंगलियां उठ रही हैं तो उनका नाम लेना सही नहीं है, औचित्य नहीं सही होगा कि आप उसको उनका नाम लें। हाँ बिल्कुल डिफरेंस तो ज़रूर है। और बिल्कुल अभी थोड़ी देर पहले नोटिफिकेशन मेरे पास आया है, जहाँ पूरे देश में लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ गया है राजकुमार जी। और इसमें एक और इनपुट है जो मेरे पास तो है कि अब जो MHA है, केंद्रीय गृह मंत्रालय है, उन्होंने देश के कुछ देश के 30 या 40 ज़िले हैं जिनको विशेष तौर पर 30 या 40 ज़िले हैं जिनको मतलब रेड जोन के तौर पर रखा गया। उसमें शायद झारखंड का एक ज़िला है,
कौन सा ज़िला है मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन झारखंड का एक ज़िला शायद उस लिस्ट में है एमएचए के। जैसे दिल्ली में के कुछ हैं, उत्तर यूपी में आगरा है, मेरठ है, दिल्ली के कुछ सेंट्रल बाहरी दिल्ली का वो ज़िला पड़ता है, पश्चिम बंगाल में हावड़ा है, कोलकाता है। यहाँ पर सख्ती उसी तरीके से होगी जैसे 24 मार्च को थी, 2 महीने बाद भी सख्ती उसी तरीके की होगी। बाकी जगहों पर कुछ रिलैक्सेशन होगा। और एमएचए की जो नई गाइडलाइंस है, जो पिछले बार भी दिया था 3 में, और जो नई गाइडलाइंस आई है उसमें भी यही है कि उन्होंने एक गाइडलाइंस दे दी है। अब उसके बाद राज्य सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट को करना है। तो अब झारखंड के लिए मैं यही बोलूँगा कि 24 घंटा रुक जाइए। आज अभी थोड़ी देर पहले नोटिफिकेशन होम मिनिस्ट्री की आई है, तो आज शाम तक शायद राज्य सरकार बैठेगी या फिर कल सुबह बैठेगी। अगले कुछ घंटों में क्लियर हो जाएगा कि झारखंड में क्या कुछ होने वाला है, कहाँ कहाँ रिलैक्सेशन मिलने वाला है और कहाँ कहाँ नहीं मिलने वाला है। बिल्कुल अभय जी, आलोचना बहुत ज़रूरी है और लोगों को अपनी आलोचना सुनने की आदत डालनी चाहिए। अगर आप आलोचना नहीं बर्दाश्त कर सकते, आपको सिर्फ गुडी बात मतलब अच्छी अच्छी बातें सुनने की आदत है, तो किसी भी पेशे में आप हो, आपके लिए सही चीज़ नहीं है। आलोचना बिल्कुल होनी चाहिए और आलोचना को आपको हमेशा सकारात्मक तौर पर लेनी चाहिए, क्योंकि आपको एक पॉजिटिविटी मिलती है। और कहते हैं ना, निंदक नियरे राखिए आंगन कोटी छवाए। अगर आप निंदा करने वालों को अपने आसपास नहीं रखोगे तो आपने अगर कुछ गलती की है तो शायद मैं अपनी बात करूँ, मैं कुछ लिखता भी हूँ तो मैं अपने ऑफिस में 4 लोगों को दिखाता हूँ, भाई देख लो। आपको नहीं पता कि कैसे कोई भी बेहतर बता सकता है। और ये मैंने अपने शुरुआत में जब मैं इंटर्नशिप कर रहा था कि एक बड़े चैनल में 2008 में, उस वक्त जो मेरे बॉस हुआ करते थे, जो सुपर बॉस हुआ करते थे, वो इस तरीके से लोगों को इंस्पायर करते थे। मैंने उनसे सीखा हुआ था। देश के बहुत बड़े नामचीन पत्रकार हैं, वो उस वक्त उस बड़े चैनल के सुपर बॉस हुआ करते थे। तो वो बाकायदा अगर उनको कुछ लिखना होता था, हाँ ये ठीक है, ये ठीक है या ठीक नहीं है, तो वो न्यूज़ रूम में हल्ला करते थे और बाकायदा वहाँ से 10 आवाज़ आती थी, सर ये सर ये सर ये सर ये। तो उसमें एक बार तो ऐसा भी हुआ कि जो मैंने बोला उसको उन्होंने ले लिया। कई बड़े बड़े नाम थे, बड़े बड़े हस्ती थे उस दौर में, उन्होंने जो बोला उन्होंने रिजेक्ट किया, और जो मैंने बोला था उस चीज़ को उन्होंने पिक किया और उसको उस बड़े चैनल में वो चला। तो आलोचना आपको होनी चाहिए और आपको कहीं से भी कुछ भी ग्रैब, आपको नहीं पता कहाँ से आपको पॉजिटिव चीज़ें मिल जाए, कहाँ से आपको अच्छी बातें मिल जाएंगी, अच्छी चीज़ें मिल जाएगी। अभय जी, बिल्कुल वही जो मैंने बताया कि आलोचना, और सबसे बड़ी चीज़ कि आपको आलोचना से डरना क्यों है। अगर सब कोई आपको अच्छी अच्छी बातें ही करेगा, बहुत कि हाँ आप, अगर मैं बहुत लेमैन की तरह अगर बोलूँ कि हाँ ऐसा है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो अगर आपने कुछ गलती भी की होगी ना तो आपको पता नहीं चलेगा, और आने वाले टाइम में वही गलती बहुत बड़ी गलती बन सकती है। इसलिए वही जो मैंने कहा, निंदक नियरे राखिए आंगन कोटी छवाए। तो अपने जो निंदा करने वाले हैं उनको कीर्ति ज़रूर रखिए, क्योंकि वो भी बहुत काम के लोग होते हैं। वो आपको बताते हैं कि, और जितने भी बड़े लोग हैं सबके आसपास ऐसे लोग हैं। अभी एक जो बड़े शख्सियत है, जो जिनकी पूरी पीढ़ी मुंबई फिल्म इंडस्ट्री की है, कपूर ख़ानदान के ऋषि कपूर साहब, उनका कोई भी इंटरव्यू आप, मैं इसलिए रिलेट कर रहा हूँ कि अभी रिसेंट की बात है, उनका नाम इसलिए मैंने ऐड किया। अब उनके कुछ भी इंटरव्यूज़ देखिए और पढ़िए, यूट्यूब पे जाके, फेसबुक पे जाके, किसी वेबसाइट पे जाके पढ़िए। वो कभी भी अपने बेटे को लेकर, रणवीर कपूर बहुत अच्छा एक्टर है, बहुत बढ़िया एक्टर है वो, और आज की तारीख में जितने उसके समानांतर एक्टर्स हैं उनसे कई गुना आगे है, और आने वाले 10-20 साल के बाद अभी के जितने लड़के एक्टर्स हैं उनमें से शायद वही एक बंदा है जो सबसे आगे रहेगा 10 साल 15 साल के बाद। लेकिन ऋषि कपूर हमेशा उसके बारे में कभी अच्छा उन्होंने नहीं बोला कि नहीं कमी, हाँ ये है, ब्ला ब्ला ब्ला। इट डजंट मीन कि वो एक पिता थे तो अपने बेटे से प्यार नहीं करते होंगे, बिल्कुल करते होंगे। लेकिन अगर आपने कह दिया अरे वाह वाह क्या आपने काम कर दिया, अरे बहुत अच्छा काम किया, तो फिर सुधार की गुंजाइश खत्म हो जाती है। जब आप थोड़ी सी कमी रखोगे तो सुधार की गुंजाइश हमेशा होती है, और सुधार की गुंजाइश हमेशा थोड़ी बहुत रखनी चाहिए। बहुत सारे सवाल तो आ गए हैं, और अगर कुछ लोगों के सवाल हों तो मेरे पास कुछ मिनट हैं, मैं बात कर सकता हूँ। खैर, हमारा बोकारो के ज़रिए मैं जुड़ा हूँ तो मुझे ये अच्छा लग रहा है, क्योंकि बड़ी मेरे जानकार लोग भी जुड़ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। और अच्छी चीज़ ये है सोशल मीडिया की और तकनीक की, जिसके मार्फत हम जुड़े हैं। बहुत सारी मैंने कोशिश की है। तो मोटे तौर पे मैं बोलूँ, क्योंकि अब मैं चलिए रैप अप करूँगा।
आज के दौर में कोशिश आप सभी लोगों को यही करना है कि जो कोविड-19 है, कोरोना, उसको लेकर बहुत ज़्यादा पैनिक मत क्रिएट कीजिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं झारखंड के लोगों को, बोकारो के लोगों को, या जो लोग मुझे देख रहे हैं उन सभी लोगों से मैं बोलूँगा, पैनिक मत क्रिएट करने दीजिए, पैनिक मत होइए। कोरोना होने का मतलब कोई मरता नहीं है। कोरोना हो, अगर आप कोविड-19 पॉजिटिव हो भी जाते तो कोई मरेगा नहीं। मैं ये बहुत लेमैन की तरह बता रहा हूँ, जितने डॉक्टर से मेरी बातचीत हुई है, आपको मेरी बात पर यकीन करना होता है कि जो अश्मिता सिंह राज, हम अच्छे पत्रकार कैसे बने? देखिए, कोई अच्छा बुरा नहीं होता, सारे लोग अच्छे होते हैं। मैं भी एक स्टूडेंट ही मैं अपने आप को मानता हूँ, तो अच्छा बुरा कोई नहीं होता है। मैं खुद को अच्छा बोलूँ, इससे बेहतर है कि जो लोग मुझे देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, वो मुझे अच्छा बोले, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं खुद को अच्छा बोल के क्या कर लूँगा? तो अब वो बात हो जाएगी कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। तो मैं खुद को अच्छा क्यों बोलूँ? आप ऐसा कुछ करते जाओ कि लोग आपके बारे में अच्छा बोलें, लोग आपकी को प्रेज़ करें कि हाँ आपने ये किया। आप और राजकुमार राय, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं बोकारो में नहीं हूँ। मैं बोकारो से अभी हज़ारों किलोमीटर दूर हूँ, और ये एक मीडियम है जिसके ज़रिए मैं आप लोगों से बातचीत कर रहा हूँ। मैं बोकारो का नहीं हूँ। बोकारो का लिंक मैंने से मेरा क्या वास्ता है मैंने बता दिया शुरुआत में। मूल रूप से मैं धनबाद का हूँ। मुझे अप्रोच किया गया था, लोगों से मैंने बातचीत की है। तो चलिए, मुझे अच्छा लगा, और अगर कभी फिर ऐसा कुछ इत्तेफाक बनता है तो हम फिर से बात करेंगे, फिर से आप लोगों के साथ मैं जुड़ूंगा। ये अच्छा प्लेटफॉर्म है और लोगों से बातचीत करनी चाहिए। मैं और अगर मेरी बातों से अगर एक दो लोगों को भी फ़ायदा पहुंचता है तो मैं मानूंगा कि चलो ठीक है, जो भी मैंने किया अच्छा किया। चलते चलते मैं यही आप लोगों से बोलूँगा कि कोविड-19 के इस दौर में 10 साल से कम उम्र के बच्चे और 50 साल से ऊपर के जो लोग हैं आपके घर के, उनको सुरक्षित रखिए, उनको कम से कम घर से निकलने दीजिए। और या फिर जो जिनको बीपी हो, शुगर हो, हार्ट की दिक्कतें हों, उनको प्लीज़ थोड़ा एक्स्ट्रा केयर कीजिए। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो कीजिए, टर्म नॉर्म्स हैं उनको फॉलो कीजिए, आप सुरक्षित रहिएगा। आप पॉजिटिव हो भी जाते हैं तो 14 दिनों में ठीक हो जाइएगा, पहली बात। और दूसरी चीज़ कि क्योंकि जर्नलिज्म से रिलेटेड ये बातचीत हो रही थी, तो चैलेंजेस ज़रूर हैं, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, लेकिन ऑप्शंस के साथ साथ भीड़ भी आज की तारीख में बहुत ज़्यादा है। तो भीड़ है, तो वहाँ पर भीड़ में आपको अपना नाम चमकाने में, अपना एक नाम बनाने में हो सकता है वक्त लगेगा। और इस फील्ड में जो सबसे बेसिक चीज़ है कि आपको पेशेंस की बहुत ज़रूरत है। आप अगर ये सोचेंगे कि मैं ओवरनाइट में कुछ कर जाऊँगा, मैं सेलिब्रिटी बन जाऊँगा, लोग मुझे जानने लगेंगे, नहीं होता है। आपको धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि धैर्य के बाद ही आगे आपको अच्छे नतीजे मिलेंगे। और ये हर पेशे के साथ है। एक जो IAS IPS बनता है, जो आपके ज़िले का कप्तान होता है, SP है, जो DC है, या फिर जो इवन के जो आपका नेता बनता है, उसको देखिए, वो कई सालों, एक विधायक जो 60 साल की उम्र में जाकर विधायक बनता है, 20 साल से नेतागिरी करता है, तो 20 साल के बाद उसको परिणाम मिलता है। एक जो IAS IPS बन रहा है, वो कई सालों तक पढ़ाई करता है, तब जाकर वो एक UPSC कंप्लीट करता है, फिर वो ज़िले का मालिक बनता है और ज़िले का DC SP बनता है। तो हर पेशे के साथ ये है, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। इरफान खान साहब अभी गुजर गए, 14-15 साल तक उनको कोई नहीं जानता था, उनके पास नाम नहीं था, पेशेंस रखा, तो आज जब वो इस दुनिया से गुजर भी गए तो लोग उनको याद कर रहे हैं। तो किसी भी पेशे में पेशेंस रखने की बहुत ज़रूरत है। अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपको के अंदर थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा, कुछ ना कुछ आज की तारीख में रखना पड़ेगा, तो ज़रूर आप सफल हो जाइएगा। मैं कोशिश करूंगा कि भविष्य में फिर कभी अगर ऐसा मौका मिलता है तो मैं इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप लोगों के साथ जुड़ूँ। तमाम लोग हम मेरे साथ इस वक्त जुड़े हैं, हमारा बोकारो के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया। कोशिश कीजिएगा कि इस पेज को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक भी कर दें, और इसको अगर शेयर कर सकते हैं, अगर आपको लगे कि हाँ इसको शेयर करना चाहिए ताकि लोगों के बीच कुछ इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो, तो शेयर भी कर सकते हैं। तो फोर्स नहीं करूँगा, अच्छा लगे तो कर दीजिए, लेकिन पेज को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, ताकि जो हमारा बोकारो है, इसको चलाने वाले लोग हैं, वो उनकी कोशिश है कि एक पॉजिटिविटी सोसाइटी को जाए, और पॉजिटिविटी आज की तारीख में जहाँ से आए ले लेना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।